हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ रोड नागरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th की भौतिक विज्ञान फिजिक्स के वीडियो जो है वो आपको दिखाए जा रहे थे। 2 वीडियो कल हो चुके हैं। जो बच गया था रिमेनिंग पार्ट वो आज है। इसमें से भी ये कहा जा सकता है कि भी हमने आवेशों के गुणों की बात कर रहे थे और आवेशों के जो गुण है उसमें से आवेश के 4 गुण पूरे हो चुके थे कल। जैसे कि आवेश संरक्षण की बात, आवेश क्वांटीकृत होता है ये बता दिया गया था। आवेश जो है वो आकर्षण प्रतिकर्षण पाया जाता है ये बता दिया था। इसके अलावा आपको ये भी बता रखा था कि आवेश में योगात्मक या फिर एडिटिविटी का गुण पाया जाता है। चौथी बात हम आज कर रहे हैं। चौथा गुण है आवेशों के गुणों की बात हो रही थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम बात कर रहे थे। चौथा जो गुण है, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी आवेश हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। चार्जेस आर कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। अब अगर आवेश संरक्षण की हम बात करना चाहें तो ये बहुत पहली क्लासों में भी आया है। द्रव्यमान संरक्षित होता है, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, ये काफी सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ संरक्षण वही है जो वहां पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट आएगा, भाषा में थोड़ा चेंज आता है। सूसे कहते हुए कि भी ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, ये संरक्षण नियम होता है। नष्ट करना और उत्पन्न करने का मीनिंग क्या होगा? तो आवेश जो है उसमें भी यही कह सकते हो आप अपनी भाषा में जो कहना चाहते हो कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इनका स्थानांतरण किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण नियम है क्या? जो लैंग्वेज की बात करें तो मैं यहां लिख सकता हूं विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है। इसका मतलब अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व, ये कहा जा सकता है। यानी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा, ये आवेश संरक्षण का नियम है। आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अब सवाल ये आता है कि विलगित निकाय क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ या किसी दूसरे के साथ या बाह्य के साथ किसी तरीके का कोई लेन देन ना करे, ना वो किसी को आवेश दे ना किसी से वो आवेश ले। ध्यान रखें, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम तो सराउंड के साथ किसी भी गिव एंड टेक का रिलेशन ना रखे। ये ना तो वो सराउंड को कोई आवेश दे ना सराउंड से कोई वो आवेश ले, उस निकाय को कहा जाता है विलगित निकाय। अगर हमारी लैंग्वेज में बोलना
होना चाहिए। जैसे डेली लाइफ में जो चीज़ें काम में आती, थर्मस आप सभी जानते हो, जैसे आप चाय गर्म रहती है उसमें पानी गर्म रहता है, या पानी ठंडा रहा तो पानी ठंडा रहता है। रीजन क्या है? रीजन यही कि वो एक क्या है, विलगित निकाय है, वो किसी तरीके का लेन देन एटमॉस्फेयर के साथ नहीं करता है। अगर करता होता उसका भी टेम्परेचर चेंज हो जाता। तो चाय गर्म रहती है इसका मतलब ये कि वो भी वातावरण के साथ उष्मा का लेन देन, हीट ट्रांसफर नहीं करता। तो ये भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम है हमारा विलगित निकाय से आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड जो सिस्टम होगा उसका टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट्स। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके एक एग्जांपल ले लिया जाए। और एग्जांपल में उदाहरण के तौर पे एक मैं नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन यहां लिखा हूं, क्या लिखी जा रही है? एक नाभिकीय अभिक्रिया को यहाँ पे लिखा जा रहा है जो कि आवेश संरक्षण का पालन करेगी। उदाहरण के तौर पे यानी एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, वो एग्जाम्पल है यूरेनियम। सब जानते होंगे एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यूरेनियम 238 238 कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है इसमें थोरियम में, और इसके लिए लिखा मैंने 90 और 234 प्लस साथ में है हीलियम 4। ये एक नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि चार्ज कंजर्वेशन होता है कि नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो रहा है थोरियम 90 234 में और 2 हीलियम 4 में। ध्यान रहे 2 हीलियम 4 को अल्फा कण भी कहा जाता है। ध्यान रहे हीलियम अल्फा कण नहीं है, सिमिलरिटी में हम नाम देते हैं। हीलियम अलग चीज है, अल्फा कण अलग, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। हाँ, चार्ज यानी कि आवेश और मास यानी कि द्रव्यमान, ये दोनों चीजें हीलियम की और अल्फा की इक्वल होती है, इसीलिए हम इसको इसके तुल्य इक्विवेलेंट मानते हैं। लेकिन जनरली जब किसी रिएक्शंस में आपको दिया जाता है सब अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, वहां हीलियम लिखा हुआ मिलता है क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। अब ध्यान रखिए 92 जो लिखा है ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक सब जानते होंगे, ये हम आ चुकी है, ये इज एटॉमिक नंबर। 238 जो लिखा हुआ है ये परमाणु बाहर या द्रव्यमान संख्या कहते हैं उसको, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ए से, और परमाणु क्रमांक को डिनोट किया जाता है वो है जेड से। अब आवेश संरक्षण का मतलब क्या है? मैं बात यहाँ कर रहा हूँ नाभिक की, न्यूक्लियस की, एटम की बात नहीं हो रही है। परमाणु उदासीन होता है, परमाणु भी किसी तरीके का आवेश नहीं पाया जाता, एटम न्यूट्रल होता है। ये बात होगी न्यूक्लियस की, नाभिक की, जो कि धनावेशित होती है। प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 92 यानी कि 92। और हमें ये पता है कि एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसका मान E के बराबर होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 10 की घात -19 होता है। तो 92 के पास कितना होगा? जब एक प्रोटॉन के पास इतना है तो मैं ये कह सकता हूं कि यूरेनियम का जो कुल आवेश हो गया वो हो गया 92E। ये मैंने उसी फॉर्मूले से निकाला है जिसकी बात कल हुई थी, Q = N × E। N इसमें 92 है, 92 को मैंने इसे गुणा कर दिया, ये कुल आवेश आ गया। अभिक्रिया से पहले थोरियम पर अगर आवेश की बात करें तो इसके पास में 90 प्रोटॉन है, तो इसका आवेश कितना हो गया थोरियम का, नाभिक का 90E। हीलियम 4 की अगर आवेश की बात करना चाहें इसके पास में कितने हैं? 2। अब जरा देखें, अभिक्रिया से पहले थे 92E,
अभिक्रिया के बाद थोरियम में 90 ही, हीलियम में 2 ही। तो अभिक्रिया के पहले कुल आवेश कितना, 92 ही, और अभिक्रिया के बाद 90 + 2 आगे 92। तो इस अभिक्रिया में कुल आवेश क्या रह रहा है, संरक्षित रह रहा है। तो ये है एक आवेश संरक्षण का हमारे पास उदाहरण। या फिर एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे आगे आवेशन में बता दूंगा। सिल्क ले रखा है, सिल्क का कपड़ा, एक ले रखी है कांच की छड़, दोनों उदासीन है, दोनों न्यूट्रल है, सिल्क यानी कि रेशम का कपड़ा, और एक ग्लास में कांच की छड़, दोनों न्यूट्रल है, दोनों उदासीन है, दोनों पे आवेश नहीं है। अगर दोनों को आपस में रगड़ा जाए, रब किया जाए, तो रबिंग के पश्चात दोनों पे आवेश आएगा। रबिंग के पश्चात दोनों पे आवेश आएगा। घर्षण के पश्चात आवेश क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आवेशों का स्थानांतरण हुआ है। चार्जेस की जो है वो चार्जेस जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए, या तो एक वस्तु ने दी है, दूसरी वस्तु ने ली है। एक ने एमिट किए होंगे, एक ने एब्जॉर्ब किए होंगे, लेकिन दोनों पे जो आवेश आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट है। एक पे प्लस आएगा, दूसरी पे माइनस आएगा, लेकिन दोनों का टोटल अगेन क्या होगा, 0 रहेगा। वो भी एक आवेश संरक्षण का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये जो भी आवेश संरक्षित रहता है उसके बारे में। अब अगला जो गुण है, अगले गुण में मैं लिख रहा हूं, 4 हो गए। 5वीं प्रॉपर्टी है आवेश के द्वारा विद्युत चक्र तथा चुंबकीय चक्र के चक्र उत्पन्न किया जाता है। चार्जेस are produce electric field and magnetic field. ठीक है, आवेशों के द्वारा क्या बनाया जाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। यानी चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे। ये इनका एक गुण है, लेकिन बनाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। तो आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र भी बनाया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। बनता कब है वो हम देख सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रोडक्शन यानी कि उत्पन्न बताने के लिए हम एक आवेश को ले लेते हैं, चार्ज को ले लेते हैं। फिलहाल के लिए सपोज ये एक आवेश है, यहां मैंने एक चार्ज दिया है, क्या लिया गया है, एक चार्ज लिया गया है, और ये जो मैंने इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाया है, ये इसका प्रभावी क्षेत्र है। क्या है, प्रभावी क्षेत्र यानी कि इफेक्टिव एरिया। इस प्रभावी क्षेत्र को नाम हम आगे चल के दूसरा देंगे जिसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है जनरली। अब ये E है, E प्लस का भी हो सकता है, E माइनस, ध्यान रहे कंफ्यूज ना हो। E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करे ये जरूरी नहीं है, E प्लस भी हो सकता है, E माइनस भी हो सकता है। वैल्यू इक्विवेलेंट है, वैल्यू दोनों की बराबर है, मान दोनों का समान है, पर कितना है, E प्लस है तो नेचर पॉजिटिव होगा, प्रकृति प्लस धनात्मक होगी। E माइनस का है उसको नाम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो उसकी जो प्रकृति आएगी वो ऋणात्मक आएगी। फिलहाल ये जो आवेश है वो आवेश विराम अवस्था में, ये चार्ज रेस्ट कंडीशन में, या मैं कहूं
ये आवेश स्टैटिक अवस्था में है। तो एक आवेश जो है विराम अवस्था में है, स्टैटिक स्टेट में है, और ये स्टैटिक स्टेट जो है उसमें मैं ये कह सकता हूं इसका वेग जो है वेलोसिटी, वो वेलोसिटी फिलहाल क्या है 0, और ए वो भी 0। ए सब जानते हो क्या होता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस अवस्था में जिसमें एक आवेश हमने लिया रेस्ट कंडीशन में, वेग 0 है, त्वरण 0 है, इसके चारों तरफ जो इफेक्टिव एरिया बना हुआ है, प्रभावी क्षेत्र बना है, इस प्रभावी क्षेत्र को नाम दिया जाता है विद्युत क्षेत्र। अब अगर कोई पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, कोई भी आवेशित कण अगर विराम अवस्था में है तो उससे विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि अगर आपका चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये तो आई पहली स्टेट। दूसरा जरा ध्यान से देखें। अब इसी चार्ज को मैं कह देता हूं ये कौन सी अवस्था में है, गतिमान। ये आवेश आ गया अब मोशन में, लेकिन इसका वेग जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। और अगर वेग कांस्टेंट हो गया तो ये हम पढ़ चुके हैं कि त्वरण का मान क्या होगा 0। ध्यान रहे, अवस्थाएं दोनों अलग अलग है। ये रेस्ट में था, ये गतिमान अवस्था में है, और गतिमान अवस्था में है लेकिन वेग क्या है इसका नियत कांस्टेंट है। 11th में पढ़ चुके हैं, वेग कांस्टेंट होता है तो ए का मान क्या होगा 0। ए अगर 0 हो गया, इस अवस्था में क्या बनेगा, इस अवस्था में एक तो बनेगा यहां पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस साथ में निर्माण होगा चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहां से जनरेट होगा। वहां केवल विद्युत क्षेत्र बन रहा था, यहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे। तीसरा केस, मान लो ये जो आवेश है ये गतिमान है लेकिन इसका वेग नियत नहीं है। क्या नहीं है, नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ए जो होगा वो भी 0 नहीं होगा। इसमें ए क्या था 0, इसमें ए 0 नहीं है, क्योंकि वेग बदल रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो ए भी वेरी करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्या क्या बनेगा, अब इसके साथ जो चीजें बनेगी, पहला विद्युत क्षेत्र यानी ई बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी भी बनेगा, और तीसरा जो है वो बनेगा यहां पे विद्युत थर्ड जो फील्ड बनेगा वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी साथ में जनरेट होगी। तो 3 अवस्थाएं हैं। ए अगर आपके पास में रेस्ट में है तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, गतिमान अवस्था में लेकिन वेग कांस्टेंट है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे, और अगर मान लो वेग कांस्टेंट नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी होगा। ठीक है, ये आपके पास में हम कह सकते हैं कि आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर त्वरित आवेश है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होती है। ये सवाल एक्चुअली बोर्ड ने पूछ रखा है।
लास्ट में जो आया सवाल ये था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। सोर्स है चार्ज पार्टिकल लेकिन एक्सेलरेटेड, यानी त्वरित अगर आवेश है तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो ये हमारे पास आवेशों के कुछ गुण थे। इसमें एक और भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, और वो ये है कि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज करते हो तो कोऑर्डिनेट चेंज करने का प्रभाव आवेश पे नहीं आता। किसी फ्रेम में लेके जाए आवेश की वैल्यू वही रहेगी, यानी कि जो विशिष्ट सापेक्षिकता का सिद्धांत है वो यहाँ लागू नहीं होता है। तो ये आवेशों के हमारे पास में 5 या 6 जो गुण थे वो हमने आज पढ़े, बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।